students, this is Sai sir with your economics classes. Students, our topic is national income and its related aggregates. Last time we have discussed of this domestic territory of a country and the normal residence of a country. So I hope कि आपको समझ आ गया होगा. And then our next topic is domestic versus national concept, यानी घरेलू और राष्ट्रीय धारणाएं क्या होती है. You know, domestic territory में we just include the peoples who are doing some activities in the political boundaries as well as जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अलावा जो जिसकी इनकम अपने देश में आती है, चाहे वो पाकिस्तान से अगर हमारे इंडियन एयरलाइंस सऊदी अरब जा रहा है तो उसकी जो इनकम है वो इंडिया में आ रही है, तो देश की घरेलू सीमा कहलाएगी. ठीक है. लेकिन अगर इसमें हम कुछ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय बन जाता है. यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन जो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत जो हमने पैदा किया है, अगर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और जोड़ देते हैं हम तो वो हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है. अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कैसे जोड़ते हैं हम? शुद्ध साधन का मतलब होता है कि देखिए, जो हमारे देश के लोग हैं वो किसी दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके इनकम जनरेट करके उसको अपने देश में सेंड कर रहे हैं, तो इनकम हमारे देश में आ रही है. इसी तरह जो विदेश के कुछ लोग होते हैं जो अपने देश में आकर इस देश में आके नौकरी करते हैं या कुछ कर जॉब करते हैं, यहाँ से बिजनेस करते हैं, यहाँ से जो पैसा कमाते हैं उसको अपने देश में भेजते हैं. उन दोनों का जो अंतर है उस अंतर को अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमने टोटल प्रोडक्शन किया है उसमें जोड़ दें तो वो हमारी राष्ट्रीय धारणा बन जाती है. तो ये हमारा घरेलू और विदेशों से प्राप्त साधन आय को हम जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय धारणा बन जाती है. यानी घरेलू सीमा के अंतर्गत जो सभी उत्पादक हैं उनके द्वारा जो कुल वस्तुएं पैदा की गई हैं उनके अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस. तो उसमें अगर हम वी कैन ऐड द नेट डोमेस्टिक विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो वो राष्ट्रीय आय बन जाती है हमारी. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. अब बात आती है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ग्रॉस वर्सेस नेट कॉन्सेप्ट. ग्रॉस वर्सेस नेट कॉन्सेप्ट. ग्रॉस का मतलब हिंदी में बोलते हैं सकल और नेट को बोलते हैं शुद्ध. देखिए, जो आप टोटल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो टूट फूट होती है उस सबको शामिल करते हैं हम, तो वो हमारा सकल कहलाता है. और अगर उसमें से हम टूट फूट जो हमारा खर्चा आया है उसको निकाल देते हैं, डेप्रिसिएशंस जो एक कैपिटल्स में कमी आती है, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको अगर हम निकाल दें तो जो बचता है वो नेट बचता है हमारा. तो डेप्रिसिएशंस को अगर हम निकाल दें, यानी वो कह रहा है कि शुद्ध उत्पाद क्या है? सकल उत्पाद. सकल उत्पाद में हमारा सब कुछ शामिल होता है, यानी हमारा डेप्रिसिएशन भी उसमें शामिल होता है, टूट फूट का जो खर्चा होता है वो सारा उसमें शामिल होता है. अगर उसको हम निकाल दें, स्थायी पूंजी का उपभोग निकाल दें तो हमारा शुद्ध बच जाता है. इसलिए मैंने आपको पहले कराया था जो स्थायी पूंजी का उपभोग जो बताया था ना, प्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अपचलन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में मैंने आपको बताया था. तो बेटा वो यही था कि उसको हम जोड़ते हैं. अगर वो हमारी टोटल वैल्यू में जुड़ा हुआ है तो सकल है, अगर टोटल वैल्यू में से हम जो डेप्रिसिएशन है उसको निकाल देते हैं, सामान्य जो टूट फूट उसको निकाल देते हैं, तो हमारा नेट इनकम बच जाती है. तो ये हमारा ग्रॉस और डोमेस्टिक का था. अब बात आती है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशंस, यानी जो हमारे फिक्स कैपिटल्स होते हैं उनके वैल्यू में कमी आती है. उसकी जो वैल्यू होती है वो उसमें ईयर बाय ईयर उसका मूल्य जो है कम होता चला जाता है. तो उसमें क्यों होता है कि सामान्य टूट फूट हो जाती हैं, उसकी जैसे गाड़ी है, टायर घिस जाते हैं, इंजन होने लगता है, उसका ब्रेक भी ख़राब हो जाती हैं. ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इनको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ये उसके मूल्य में
गिरावट आती है। तो ये कई प्रकार की होती थी, मैंने आपको बताया था। ऑब्सिलेंस है ना, फोरेजेंस। तो कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं। एक्सपेक्टेड होती हैं कि हमें उनका पहले से ही पता होता है कि इतने साल बाद ये मशीन काम करना बंद कर देगी। ये तो हमारी एक्सपेक्टेड जो है ऑब्सिलेंस है। दूसरा हमारा होता है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड होती हैं जिनको हम अप्रत्याशित अप्रचलन बोलते हैं, यानी कुछ नहीं पता, ठीक था लेकिन भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जिनकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। उसके कारण जो कैपिटल्स गुड्स थे उनमें जो है वो कमी आ गई है। गाड़ी लेके आए थे और एक्सीडेंट हो गई, हमने तो सोचा भी नहीं था। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं उनको, अप्रत्याशित अप्रचलन बोलते हैं। कुछ प्रत्याशित अप्रचलन होते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन होते हैं जिनकी हमने पहले ही उम्मीद होती है कि भाई 5 साल बाद ये मशीन काम करना बंद कर देगी और ये छोड़ देगी। तो वो सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन फंड के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट हमारा मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो आपकी वस्तुएं होती हैं उनका जो फाइनल वैल्यू होता है ना, उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड होता है। तो जिसमें टैक्स इंक्लूड होता है वो उसका जो है वो उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। और जिसके अंदर, क्योंकि टैक्स और सब्सिडी दोनों ही होती हैं उसमें, और जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होता, सब्सिडी नहीं होती है, वो हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट पर। तो जो वस्तु कोई भी प्रोडक्शन है जो इंडस्ट्री के अंदर बनी है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है। टैक्स इम्पोज होने के कारण उसकी वृद्धि, उसके जो प्राइस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट प्राइस पर नहीं करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको फैक्टर प्राइस दे रखा है तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस नहीं करेंगे तो आप इनकम जो टैक्स है उसको माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, वो फैक्टर कॉस्ट पे बन जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पहले ही दे रखा है, उन्होंने आपसे पूछ रखा है तो इसको मार्केट प्राइस पर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, टैक्स को उसमें वापस जोड़ देंगे और सब्सिडी से माइनस कर देंगे। तो जो है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ही होता है। फैक्टर कॉस्ट में आमतौर पर जो इनकम अर्निंग होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो अपनी सर्विस के बदले में जो रिवर्स गेन करते हैं, यानी मजदूरी या फैक्टर पेमेंट जो प्राप्त करते हैं, उन सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कर्मचारियों का परिश्रम हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें इनकम जहाँ से जनरेट होती है, क्योंकि इनमें टैक्स शामिल नहीं होता है, तो ये हमारी फैक्टर कॉस्ट पर निकल आती हैं सीधी। और अगर ये फैक्टर कॉस्ट को फिर आप मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है, यानी सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का खेल होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। बेटा ये बोर्ड पे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी बोर्ड पे ही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।